आइए आज हम पढ़ते हैं अव्यय अर्थात अविकारी शब्द। शब्द के बारे में आप जान ले पहले कि जब हम व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो शब्द में किस तरह के बदलाव आते हैं या बदलाव नहीं आते हैं। तो इसके आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के अंतर्गत जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द विकारी कहलाते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन उत्पन्न होना, बदलाव आना। तो ये शब्द विकारी है। यानी वाक्य रचना में जब दूसरे शब्दों का प्रयोग हम एक साथ करते हैं तो कोई ना कोई चेंज इनमें आता है, परिवर्तन आता है, इसलिए विकारी शब्द है। क्योंकि इस वीडियो का विषय है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द आ उपसर्ग से आप समझ सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि अविकारी आ उपसर्ग लगा हुआ है विकार शब्द में, अर्थात जिसमें विकार या परिवर्तन ना हो। यानी जो शब्द बदलाव नहीं करते हैं, बदलते नहीं है, परिवर्तित नहीं होते हैं, वो शब्द अविकारी कहलाते हैं। तो इस वीडियो का विषय है अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों के 5 भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। हम सामान्य तौर पर पहले समझ लें क्रिया विशेषण। जो विशेषण क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जो विशेषण है यहाँ पर वो विकारी है। ये ध्यान रखिएगा, यही चीज समझने की है कि जो विशेषण शब्द का प्रयोग हम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो विकारी शब्द है। यानी उनमें परिवर्तन होता है। लेकिन अविकारी के अंतर्गत आते हैं हमारे क्रिया विशेषण, यानी जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं वो। इसी प्रकार हम दूसरा देखें संबंध बोधक। संबंध बोधक ये है कि संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं इनका अन्य शब्दों के साथ जब हम संबंध दर्शाते हैं वाक्य के अंतर्गत, वाक्य बनाते समय, ऐसे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। जब इसकी विशद व्याख्या करूंगा मैं वीडियो में, तो इसके बारे में और अधिक। समुच्चय बोधक, वाक्य रचना में जब हम उपवाक्यों को जोड़ते हैं, यानी शब्दों या वाक्यों के अंश को जोड़ने का काम करते हैं, वहां समुच्चय बोधक का प्रयोग करते हैं। जब आप मिश्र वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत अधिक उपयोग होता है। विस्मयादि बोधक, आप जानते होंगे कि वाक्य में हम हर्ष, शोक, घृणा, दुख आदि के जो विस्मय आदि के भाव प्रकट करते हैं वो शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ये भी अविकारी शब्द कहलाते हैं। लास्ट है निपात। जब हम वाक्य में किसी बात पर विशेष बल देना चाहते हैं तब निपात शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निपात भी अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो आगे मैं अभी क्रिया विशेषण और उसके जो उपभेद हैं उनकी व्याख्या कर रहा हूं आपको समझने के लिए। तो आप ये समझ गए सारांश में कि शब्द के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी क्या है कि जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। क्या परिवर्तन ना हो, अभी हम चर्चा करते हैं। इसे हम अव्यय भी कहते हैं, यानी 2 शब्द इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहला है अविकारी और दूसरा अव्यय। अव्यय का भी यही अर्थ है, आ प्लस व्यय। व्यय माने आप जानते हैं खर्च करना, व्यय माने खर्च। अव्यय खर्च नहीं, अर्थात खर्च में यानी हम जब रुपए पैसे खर्च करते हैं तो क्या उसमें हम करते हैं कि कोई चीज हम पैसा दे करके और बदले में उसकी क्या ले लेते हैं, कोई सामान या वस्तु ले लेते हैं या कोई सेवा ले लेते हैं। तो वहां भी क्या हो रहा है, पैसे का बदलाव। पैसा खर्च करना मतलब पैसे को चेंज करना। तो इसी से हम अर्थ लगा सकते हैं कि जिसका कुछ व्यय ना हो वो अव्यय है, यानी कोई चेंज ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, वो अविकारी। तो आप अविकारी की परिभाषा अच्छे से समझ लीजिए कि जिन शब्दों का परिवर्तन ना हो वो अव्यय है। अब परिवर्तन किस आधार पर ना हो वो आइए समझते हैं। आप देखिए, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो जो अभी आपको कहा कि अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता, वो व्यय नहीं होते, अर्थात
चेंज नहीं होते। तो किस तरह से चेंज नहीं होते, उनका आधार ये है, शब्दों के परिवर्तन का आधार लिंग। तो आप जानते हैं कि कौन कौन से लिंग हैं, पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, हिंदी में वचन, एकवचन, बहुवचन। काल में आप वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल पढ़ते हैं। पुरुष में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये बदलाव के आधार है कि लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द अविकारी कहलाते हैं। अब कैसे परिवर्तन नहीं होता है, आप ये इसको समझ लेते हैं। मैंने एक वाक्य लिखा, रीता पढ़ती है। रीता किस तरह का शब्द है, स्त्रीलिंग है। रीता है स्त्रीलिंग। यहां इसके लिए जो क्रिया प्रयोग की गई है, क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग है। पढ़ती, पढ़ती लिखा है। यहां पर एक दूसरा वाक्य देख लें, अजय पढ़ता है। अजय का लिंग क्या है, अजय पुल्लिंग शब्द है। तो इसके लिए क्रिया कौन सी प्रयोग हुई है, पुल्लिंग ही प्रयोग हुई है। तो ये स्त्रीलिंग है और यहाँ पर पुल्लिंग। तो ये दोनों, ये शब्द एक ही है लेकिन इसमें परिवर्तन हुआ, तो ये विकारी शब्द कहलाया। आपको परिभाषा में बताया था कि क्रिया विकारी शब्द है। अब हमें समझना है अविकारी को। तो इन वाक्यों के दूसरे रूप को फिर से देखें। रीता रोज पढ़ती है। यहाँ पर जो ये शब्द प्रयोग हुआ है, ये पढ़ती क्रिया का विशेषण है, अर्थात ये क्रिया विशेषण है। रोज क्या है, क्रिया विशेषण। रीता रोज पढ़ती है। पहले ही वाक्य रचना की दृष्टि के आधार पर देखिए, रीता स्त्रीलिंग है, पढ़ती भी क्रिया, उसके लिए स्त्रीलिंग प्रयोग की गई है। और यहाँ पर जो क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है वो रोज, यानी डेली के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं। अब अगर वाक्य रचना में हम फिर यहाँ पर लिंग बदल दें, यानी इस वाक्य को देखिए, यहाँ पुल्लिंग कर दिया, तो इस पुल्लिंग के आधार पर क्रिया तो पुल्लिंग प्रयोग हो गई, क्रिया का तो पुल्लिंग रूप आ गया, लेकिन ये जो क्रिया विशेषण है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसे हम वैसे ही के वैसा लिखेंगे। यहाँ पर भी संज्ञा यानी कर्ता स्त्रीलिंग होने पर क्रिया स्त्रीलिंग हुई, लेकिन जो क्रिया विशेषण शब्द प्रयोग हुआ अविकारी शब्द है, ये यहाँ पर रोज रखा गया। और यहाँ पर कर्ता पुल्लिंग हो जाने के बावजूद भी यहाँ क्रिया तो पुल्लिंग हो गई, लेकिन जो क्रिया विशेषण शब्द है इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, यानी वो अविकारी है। वो जैसे का तैसा ही रहा, चाहे आप वाक्य रचना में स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग करें और चाहे पुल्लिंग रूप में वाक्य रचना प्रयोग करें, लेकिन क्रिया विशेषण शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरह से हम इसे कहते हैं कि जो अविकारी शब्द होते हैं उनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम क्रिया विशेषण को अच्छे से समझते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का भेद। रीति का मतलब क्या है कि जिन शब्दों से हमें क्रिया के होने की विधि, विधि माने होता है तरीका या ढंग, यानी क्रिया किस ढंग से हो रही है, किस तरीके से हो रही है, किस मेथड से हो रही है, उसे हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि हम रीतिवाचक क्रिया होती है और उस क्रिया की ये विशेषता बता रहे हैं, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गए। क्योंकि ये भी क्रिया का ही भेद है। तो रीति का आप अर्थ समझ जाइए अच्छे से, किस ढंग से, यानी वह तेज चल रहा है या कोई धीरे धीरे काम हो रहा है, उसको हम कहते हैं। उदाहरण लीजिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग क्रिया प्रयोग हुई है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर क्रिया विशेषण, यानी ये जो चलना क्या है, क्रिया, चलना क्रिया के लिए ये विशेषण प्रयोग हुआ है। तो क्रिया के लिए विशेषण प्रयोग हुआ है, इसलिए क्रिया विशेषण। आप क्रिया विशेषण में समझ सकते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ इसका कौन सी चीज पढ़ रहे हैं, इसका अविकारी होना, अव्यय होना। तो आप देखिए कि क्रिया पुल्लिंग प्रयोग हुई है, उसके लिए भी यहाँ पर धीरे धीरे शब्द प्रयोग हुआ है। अब इस शब्द को अगर हम देखें, जो ये संज्ञा शब्द है, ये अपनी रचना में पुल्लिंग शब्द है। यदि इसे स्त्रीलिंग बनाना हो तो आपको इसका कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बल्कि इसमें हम आगे नर या मादा जोड़ देंगे। जब हम इसको क्लियर करना चाहते हैं वाक्य में कि ये पुल्लिंग है कछुआ
या मादा है यानी स्त्रीलिंग है तो हम नर या मादा शब्द लगाएंगे। अगर हम यहाँ मादा शब्द लगा करके कछुआ को हमने अब क्या कर दिया, स्त्रीलिंग बना दिया, तो क्या किसमें प्रभाव पड़ेगा, क्रिया पर प्रभाव पड़ जाएगा। मादा कछुआ धीरे धीरे चलती है, यहाँ पर ये हो जाएगा। लेकिन क्रिया विशेषण में चूंकि ये अविकारी शब्द है इसलिए इसमें कोई विकार अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। दूसरा उदाहरण देख लेंगे। गाड़ी तेज चलती है, तेज चल रही है, यहाँ पर गाड़ी स्त्रीलिंग है। हमें शब्दों की बनावट और उसकी रचना देखनी होती है कि वो कौन से लिंग में है। यहाँ गाड़ी स्त्रीलिंग है, यदि हो सकता है कि आप ये चूंकि अभी जातिवाचक संज्ञा है इसे व्यक्तिवाचक बना करके आप कोई नाम दे दें, कोई नया शब्द दे दें तो संभव है कि वो पुल्लिंग भी शब्द हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये स्त्रीलिंग शब्द है और इसके लिए क्रिया भी स्त्रीलिंग प्रयोग हुई है। लेकिन वाक्य रचना में आप देखिए कि जो क्रिया विशेषण है वो है तेज और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, भले ही आप इन दोनों जगह पर यानी संज्ञा की जगह पर आप कोई दूसरा शब्द भी आप रख सकते हैं। पूरी तरह से आप देखिएगा कि इसमें कैसे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर लिख दें घोड़ा, घोड़ा पुल्लिंग है आप जानते हैं, घोड़ा तेज, अब आप देखेंगे कि आगे की आपको रचना में बदलाव करना पड़ेगा क्रिया में। तेज चल रहा है, चल रही है की जगह तेज चल रहा है, या आप इसके अनुसार और कुछ चेंज करना है तो यहाँ आ जाएगा घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, ये परिवर्तन आ गया। लेकिन आप देखेंगे कि क्रिया विशेषण शब्द में कोई बदलाव नहीं हुआ, वो ज्यों का त्यों वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये क्रिया विशेषण है और ये क्या है आपके अव्यय शब्द है यानी अविकारी है। लिंग वचन बदल गए, काल बदल गया, नहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। घोड़ा तेज, अगर आप और कोई वाक्य यहाँ जोड़ना चाहते हैं, मेरा घोड़ा तेज दौड़ेगा, आप इसको भविष्य काल में भी आप ले आएंगे। अगर वाक्य बदल रहे हैं काल के आधार पर तब भी आपका तेज में कोई बदलाव नहीं हो गया। तो आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि क्रिया विशेषण अविकारी क्यों है। बाकी आपको याद करना है उनके भेद। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मीनिंग होता है समय, काल का अर्थ होता है क्रिया के होने का समय। कि कालवाचक जो क्रिया होती है, अगर हम विशेषण को ना समझे, केवल ये कालवाचक क्रिया, तो क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द कालवाचक क्रिया होगी। और ऐसी क्रिया की जो विशेषता बता रहे हैं शब्द वो कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी क्रिया के होने के समय की विशेषता बताने वाले, ये ध्यान रखिएगा विशेषण की हम बात कर रहे हैं, विशेषता बताने वाले शब्द ये होते हैं। उदाहरण देखिए, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। तो यहाँ प्रतिदिन क्या चीज है, प्रतिदिन है अव्यय, प्रतिदिन अव्यय है, अव्यय शब्द है। अव्यय अविकारी एक ही है, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने बहुवचन प्रयोग किया है, हमें व्यायाम करना चाहिए प्रतिदिन। तो इस शब्द में देखिए कि ये अव्यय है, अविकारी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ कोई दूसरा शब्द दें कि ठीक है व्यक्ति को, व्यक्ति लिख दें, व्यक्ति को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं होगा प्रतिदिन में। आप यहाँ छात्रों को लिख दें, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगर हम इस शब्द की रचना को ही देख लें थोड़ा सा, यहाँ आपने समास जब पढ़े होंगे अव्ययी भाव समास, तो ध्यान दिया होगा कि पहला अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा शब्द अव्यय हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी वो विकारी और अविकारी दोनों तरह का शब्द हो सकता है। तो आप देखेंगे कि ये अव्यय है, प्रति शब्द अव्यय है, दिन नहीं है, स्वतंत्र है, ये विकारी शब्द है। इसको आप बदल सकते हैं, दिनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिनों, कई दिनों से भूखा है, बदल गया। तो आप सोचेंगे कि आपने तो कहा अव्यय है, अविकारी है, ये चेंज नहीं होगा। तो ये समास से बना हुआ शब्द था प्रतिदिन, अव्ययी भाव समास से। तो उसमें आपने पढ़ा है
कि यदि प्रथम पद अव्यय है और वो दूसरे शब्द के साथ जब जुड़ता है तो जो भी नया शब्द बनेगा वह भी अव्यय कहलाएगा, वह भी अविकारी बन जाएगा। तो जब ये प्रति और दिन जुड़ करके जब बना शब्द प्रतिदिन, तो ये क्या बन गया? अव्यय, ये अविकारी हो गया। और जब ये दिन स्वतंत्र रूप से अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो ये विकारी शब्द है। लेकिन अभी वाक्य में हमने कौन सा प्रयोग किया है? प्रतिदिन, यानी कालवाचक समय का बोध करा रहा है। कब करना चाहिए? प्रतिदिन। तो ये समय का बोध कराने वाला क्रिया विशेषण शब्द बन गया। इसलिए व्याकरण में हमें कई चीजों को भी ध्यान में रखना होता है कि वो शब्द किस तरह से बना है। स्वतंत्र है तो उसके क्या अर्थ है, क्या बदलाव होगा, और यदि वो संयुक्त रूप से आया है जुड़ करके, जैसे कि अव्यय बनकर आया है, तो क्या परिवर्तन होगा। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, मैं कल चंडीगढ़ जाऊंगा। वाक्य का काल है भविष्य काल। मैं आपके लिए संज्ञा सर्वनाम प्रयोग हुआ है, मैं कल। यहाँ पर कल क्या है? आज, कल, परसों, इस समय का बोध करा रहे हैं कि कब जाओगे? कल जाऊंगा। मैं आज जाऊंगा, आज समय का बोध। मैं परसों जाऊंगा, परसों के समय का। मैं 2 बजे जाऊंगा, ये भी समय का बोधक है। मैं अगले वर्ष जाऊंगा, अगले वर्ष, ये भी समय का बोधक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कल प्रयोग किया है, क्रिया विशेषण कल है। यहाँ मैं सर्वनाम प्रयोग हुआ है। इस तरह से आप देखेंगे कि रीतिवाचक, कालवाचक। और अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है। इसका अर्थ है कि जो क्रिया विशेषण स्थान का बोध कराए। किसके स्थान का? क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया के होने का स्थान। यानी जो विशेषण क्रिया के होने के स्थान की विशेषता बताए, यानी वो कार्य किस जगह पर हो रहा है, उसका बोध कराने वाले जो विशेषण होते हैं वो क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण देखिए, आप यहाँ बैठिए। बैठिए क्रिया है, इसका विशेषण प्रयोग हुआ है, ये क्रिया विशेषण है। और किस जगह? यहाँ पर, यहाँ, वहां, जहां, कहा, ये आपके स्थान सूचक शब्द हैं। वह बाहर सो रहा है, वह यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर क्या है? सर्वनाम, यानी कर्ता है। क्रिया सोने की हो रही है, किस जगह हो रही है? बाहर। अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, ये सभी स्थान का बोध कराते हैं शब्द। तो वह बाहर सो रहा है, और किसके लिए हो रही है? क्रिया के लिए ये शब्द आया है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि विशेषण और क्रिया विशेषण में सिर्फ इतना ही अंतर है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता जब बताते हैं शब्द, तो वो विशेषण कहलाते हैं, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया विशेषण क्रिया की जो मात्रा है, यानी उसका परिमाण कितना है, वह अधिक है, हो रहा है, या कम हो रही है, न्यूनता, अधिकता, न्यून माने कम होना, तो ये ऐसे भाव को दर्शाते हैं विशेषण, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वह बहुत पढ़ता है, वह कर्ता क्रिया है, पढ़ना, कितना, वो कितना पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, यानी उसकी क्रिया की अधिकता को दर्शाता है ये विशेषण, क्रिया विशेषण है यहाँ पर ये। क्योंकि क्रिया विशेषण है कि पढ़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। अब बच्चों में कई बार ये भ्रम हो जाता है कि ये यहाँ पर बहुत शब्द तो विशेषण भी होता है, तो विशेषण कब होता है और कब क्रिया विशेषण, अभी मैं इसको आपको बताऊंगा। एक उदाहरण पहले इसका समझ लीजिए, परिमाण का। प्रसाद, मंदिर में पूजा पाठ के बाद जो प्रसाद मिलता है, तो प्रसाद थोड़ा थोड़ा मिलेगा। किस तरह की विशेषता है इस क्रिया की? थोड़ा थोड़ा, यानी उसका परिमाण क्या है? न्यून, कम, न्यून माने कम, कम का बोध कराता है ये शब्द, किसके? क्रिया का विशेषता बता रहा है। अब आप दोनों का अंतर समझ लीजिए। अब आपको मैं अंतर समझा दूं। उदाहरण ये वाला देखिए पहले, ईशान अच्छा लड़का है, और दूसरा वाक्य मैंने बनाया, ईशान अच्छा गाता है। अब इन दोनों वाक्यों में से एक स्थान पर ये जो अच्छा है, यानी वे जो अव्यय शब्द है, मैं अभी अव्यय बोलूंगा, अव्यय शब्द है, दोनों जगह एक ही जैसा प्रयोग हुआ है, अविकारी शब्द है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन एक जगह ये क्रिया विशेषण है और एक जगह विशेषण है। अब आप पढ़कर समझिए कि कैसे। यहाँ पर देखिए, ईशान अच्छा लड़का है,
यहाँ पर लड़का जो शब्द है ये संज्ञा है। लड़का क्या है? संज्ञा। फिर इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? क्रिया है। ये जो है क्या है? क्रिया है, अपूर्ण क्रिया है। वाक्य में दूसरा नियम लगेगा व्याकरण का, अपूर्ण क्रिया है, इसलिए इसे लड़का पूरक शब्द दिया गया है। लेकिन जो हमारा ये अच्छा शब्द है जिसके बारे में अभी हमें जानना है कि ये अविकारी शब्द यहाँ पर क्या है, तो ये अच्छा किसके लिए आया है? लड़का के लिए। लड़का संज्ञा है, तो जब संज्ञा की जो विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेषण। यहाँ पर ये अच्छा शब्द क्या है? विशेषण है। ईशान कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है, तो ये लड़का की विशेषता है। क्रिया उस तरफ चली गई, क्रिया की विशेषता ये नहीं बता रहा है यहाँ पर। अब दूसरा वाक्य देखिए आप, ईशान अच्छा गाता है। अब आप सोचेंगे कि सर आपने पहले वाक्य में बताया ये तो क्रिया है, ठीक है भाई मान लेते हैं क्रिया है, लेकिन ये गाता क्या है? ये भी तो क्रिया है। अब ये क्या है? मुख्य क्रिया हो गई है, ये इसकी सहायक क्रिया। यहां आपने देखा था कि है क्रिया अपूर्ण क्रिया मानी जाती है, ये क्लियर नहीं होती। इसको या तो आप एक कोई मुख्य क्रिया दीजिए और या फिर कोई पूरक शब्द दीजिए। तो जब हम बात अभी इसकी कर रहे हैं, नियम यहाँ दूसरे लग गए। ये क्रिया होते हुए भी पूर्ण नहीं है, तो कौन सी क्रिया है? मुख्य। गाता। यानी अब हमें देखना है, आप समझ भी जाएंगे कि गाता एक क्रियापद है। तो अब ईशान क्या कर रहा है? इस गाता क्रिया की विशेषता यहाँ बता रहा है। कैसा गाता है? अच्छा गाता है। क्रिया हो रही है कौन सी? गाने की। तो गाता क्रिया की ये का विशेषण है, तो ये हो गया यहाँ पर क्रिया विशेषण। अब दोनों जगह अविकारी शब्द है, यहाँ पर ये विशेषण है, इसलिए इसमें विकार पैदा हो सकता है इस शब्द में। यहाँ पर अगर आप ईशान की जगह, यानी ये पुल्लिंग है करता है, इसकी जगह कोई लड़की का नाम लिख दें तो रीता अच्छा, रीता अच्छी लड़की है, ऐसे हो जाएगा। तो ये चेंज हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये विकारी बनकर आया है, क्योंकि ये विशेषण है। यहाँ पर ईशान यहाँ पर पुल्लिंग है, यहाँ भी आप देख लीजिए उसी को चेक करके। अच्छा गाता है, यहाँ पर ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया की विशेषता ये शब्द बता रहा है। अब आप देखिएगा कि ये अविकारी शब्द हो गया, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ भी आप रीता रख लीजिए, रीता अच्छा गाती है, ये चेंज नहीं हुआ। अब रीता अच्छी गाती है गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि ये इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है, यहाँ ये अविकारी हो गया। तो आपको इस तरह से अभ्यास करना होगा, क्योंकि ग्रामर में कई और नियम भी लग जाते हैं जिससे आपको सतर्क रहना है। तो यहाँ पर ये अच्छा दोनों जगह एक जैसा होते हुए भी एक जगह संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण है। दूसरी जगह क्रिया की विशेषता बताने लगा, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है। यहाँ पर ये चला गया अव्यय में, अविकारी में, और यहाँ पर यही शब्द चला गया विकारी में। तो यदि आपने यहाँ तक वीडियो सुनी होगी तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं और उनके कितने भेद हैं। इस वीडियो में मैं आपने क्रिया विशेषण के भेद समझे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाकी भेद की व्याख्या करूंगा। धन्यवाद।